हाय डियर स्टूडेंट, मैं रामकृष्ण पनका आप सभी का आर के पनका एजुकेटर में स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज चला रहे हैं और इस सीरीज का ये वीडियो पार्ट 5 है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे शून्य की भूमिका और एक की भूमिका। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले देखिएगा, यहाँ पे ये जो चीज़ें लिखा है इनको समझते हैं। ये क्या लिखा है देखो, जब हम छोटी कक्षा में थे तो अगर हमसे कोई ये कहता था कि आप 3 को क्या करिए, 50 से भाग दीजिए या फिर 27 से भाग करिए, ऐसे कोई बोल के चला गया है ना, तो हम लोग किस तरह से लिखते थे? तो हम लोग ऐसे लिखते थे। जब हम छोटे थे तो हम लोगों के दिमाग में ये मतलब बैठ गया था कि जो बड़ी संख्या होगा उसको अंदर रखेंगे और जो छोटी संख्या होगा उसको बाहर रखेंगे। तो ये सब ऐसा नहीं होता है, जैसा बोला जाता है उस तरीके से लिखा जाता है। तो इसी चीज को हम यहाँ पे समझेंगे। अच्छा ये बताइए, क्या यहाँ पे जो लिखा है ये सही है? तो ये गलत तरीका है लिखने का ना। जिस तरह से बोला गया है उसके हिसाब से ये जो आपने लिखा है ये गलत है। ठीक है, हमने बोला था 3 को 27 से भाग करिए, है ना। तो इसी चीज को हमको यहाँ पे समझना है। ठीक है, तो चलिए इस चीज को समझ लेते हैं, फिर आप खुद ब खुद सही लिखेंगे। ठीक है ना। तो देखिए, तो याद रखिएगा, जब भी आपसे कोई इस तरह का सवाल करने के लिए कहता है, ठीक है, तो जिस भी संख्या के साथ वो में या फिर को करके बोलेगा, है ना, तो वो याद रखिएगा वो हमारा भाज्य होगा। और वो जिस भी संख्या के साथ से या का लगाएगा, है ना, पूछने वाला, तो वो हमारा भाजक होगा। ठीक है, जिस भी संख्या के साथ से या का लगा रहेगा वो हमारा भाजक होगा, और जिस संख्या के साथ में या फिर को लगा रहेगा वो हमारा क्या होगा? भाज्य। और आपको तो ये मालूम ही है कि हम कहाँ पे भाज्य लिखते हैं, कहाँ पे भागफल, कहाँ शेषफल और कहाँ भाजक होता है ना। देखो, ये जो अंदर लिखा जाता है यहाँ पे हमारा भाज्य होता है, और जो इधर लिखा जाता है वो हमारा भाजक होता है, और जो यहाँ आता है वो भागफल, और जो नीचे बचता है उसको हम शेषफल कहते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, जैसे अभी हमने बोला था, देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमने बोला था, क्वेश्चन था हमारा कि 3 को 27 से भाग करिए, है ना, 3 को 27 से भाग करिए। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन, 3 को 27 से भाग करिए। तो देखो यहाँ पे अब देख रहे होंगे कि 3 के साथ क्या लगा है? को, और 27 के साथ क्या लगा है? से। तो इसी तरह से हमको पहचानना है कि किसके साथ क्या लगा है। में को मतलब भाज्य, और जिसके साथ से और का लगा रहेगा वो भाजक होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 के साथ को लगा है, और जिसके साथ को लगा होता है वो क्या होता है? हमारा भाज्य होता है। और भाज्य कहाँ लिखा जाता है? अंदर लिखा जाता है। ठीक है ना। तो जैसे हम छोटी कक्षाओं में किस तरह लिखते थे, ऐसे लिखते थे ना, बड़ी संख्या को अंदर और छोटी संख्या को बाहर लिखते थे, पर ये हमारा गलत है। ठीक है ना। तो हमने अभी बताया जिसके साथ को लगा होता है वो हमारा होता है भाज्य, और भाज्य को हम अंदर लिखते हैं। मतलब कि यहाँ पे 3 के साथ को लगा है, और को जिसके साथ लगा होता है वो भाज्य होता है, और भाज्य अंदर लिखा जाता है ना। मतलब 27 की जगह पे हमको 3 लिखना था, और 3 की जगह पे 27 लिखना था। ठीक है ना। तो देखो, इसको हम इस तरह से लिख करके इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, फिर कैसे छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग देते हैं ये भी सीखेंगे। ठीक है ना, अगले आने वाले वीडियो में। ठीक, तो इस तरह से जब हम लिखेंगे तब सही रहेगा, अगर ऐसे लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए, ये चीज तो हमको समझ में आ गया। ठीक है, लेकिन ये जो क्वेश्चन था ना कि 3 को 27 से भाग करिए, तो यहाँ पे कई तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर लिखा हुआ रहेगा, तो उसमें हमको समझना होता है कि कौन सी संख्या भाज्य है, कौन सी संख्या भाजक है ना। दो ही चीज समझना, फिर तो भाग करने से हमको भागफल मिलता है, और जो भी घटाने से जो बचता है वो हमारा शेषफल होता है। ठीक है ना। तो हमको दो ही चीज यहाँ पे मेन समझना है कि भाज्य और भाजक हम किसको मतलब कहेंगे और हम उनको कहाँ लिखेंगे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे समझना है। तो इस तरह से अगर कोई पूछता है तो बन जाएगा। ठीक है ना। और कई तरीका है, उनमें हमको समझना होगा कि कौन भाज्य है कौन भाजक। तो जैसे बुक में कुछ सवाल रहते हैं तो उसमें भी हमको समझना होगा कौन भाज्य है कौन भाजक होता है। जैसे भिन्न वाली नंबर होते हैं ना, उनमें भी भाज्य और भाजक होता है। तो चलिए देख लेते हैं। अब हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, फिर उसमें देखेंगे कहाँ भाज्य होता है और कहाँ भाजक होता है। ठीक है, पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन बनाते हैं। तो ये रहा हमारा दूसरा टाइप का क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा है हमने। तो आप देखे होंगे कि बुक में ऐसे लिखा रहता है। ठीक है, तो अगर आपको इस सवाल को इसमें रख के हल करना है, कहाँ रखोगे आप भाज्य, कहाँ रखोगे भाजक, ये समझना है। जब तक आप इसमें पहचानेंगे नहीं कि कौन भाज्य है और कौन भाजक, तो आप उसमें कैसे रख पाओगे, है ना। तो याद रखिएगा, ये जो पहले लिखा होता है ये आपका होता है भाज्य, और ये बाद में लिखा रहता है ये होता है आपका भाजक। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मतलब ये नंबर आपको यहाँ पे लिखना होगा, और ये जो भाजक है इसको यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे, जब इस तरह से सवाल हो आपके सामने बटे में भिन्न के रूप में, ठीक है,
तो जो ऊपर वाला संख्या होता है ये आपका होता है भाज्य, और ये जो नीचे वाली संख्या होता है ये होता है आपका भाजक। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। ये छोटी छोटी बातें आपको मैथ में एकदम स्ट्रांग बनाएंगे। ठीक है ना। देखो अभी हमने आपको बोला था कि 3 को 27 से भाग करिए। ठीक है, तो इसमें तो को और से वाली बात समझ में आ गया कि 3 को 27 से भाग करिए। और कैसे पूछा जाएगा, आपसे कहा जाएगा कि 4 में 3 का भाग करिए। अब देखो हमने क्या बोला, 4 में, 4 के साथ में आया, फिर बोला 3 का भाग करिए, है ना। तो देखो 4 में 3 का, है ना, तो में और का ऐसे बोला जाएगा। तो आपको ध्यान से पहले समझना है, फिर ये सोचना है किसके साथ वो में लगा रहा है, किसके साथ का लगा रहा है ना। तो उस हिसाब से जब आप ये चीज याद रखोगे कि जिसके साथ में लगाएगा तो उसको हम भाज्य बोलेंगे, जिसके साथ वो का लगाएगा या फिर से लगाएगा उसको भाजक बोलेंगे, है ना। तो अब आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, और ये तो मालूम ही रहेगा कि भाज्य अंदर लिखा जाता है और भाजक बाहर, है ना। ठीक है, तो ये चीजें अगर आएगा तो आप सवाल जो है जो भी वो बोलेगा गलत नहीं करेंगे। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आया होगा। अब देखिए हमने इन चीजों को क्यों समझा, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ लिखा है शून्य को किसी भी संख्या से। अब देखो कोई संख्या है उसके साथ से लगा है, यहाँ पे शून्य है उसके साथ को लगा है। तो जब तक हम ये चीज ना समझते ना तो हमको ये वाला जो हेडिंग है ये भी समझ में ना आता। ठीक है, इसलिए हमने इन चीजों को बताया। तो आप अगर यहाँ पे नहीं समझे हैं तो वीडियो को पीछे करके फिर से देखिए। ठीक है ना, ये चीज़ों को, फिर इसके बाद आगे बढ़िए। वैसे तो समझ में आ गया होगा, हमने कई बार रिपीट किया। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं शून्य की भूमिका और इनकी मदद से सारी चीज़ों को हम यहाँ पे समझते हैं। ठीक है ना, देखिए इसको याद रखिएगा, ऊपर भाज्य होता है और नीचे भाजक होता है। फिर से हम बोलते हैं, इस चीज़ को अच्छे से देख लीजिए, हमको काम आने वाला है अभी। ऊपर जो नंबर होता है वो भाज्य होता है, नीचे जो नंबर होता है वो भाजक। मतलब अंश हमेशा किसी भी भिन्न में भाज्य होता है और जो हर होता है वो भाजक होता है। ठीक है ना, तो इस चीज को याद रखिएगा। अब हम इसको इरेज करते हैं और हम इन हेडिंग्स को समझते हैं, शून्य की भूमिका को। ठीक है ना, तो सबसे पहला यहाँ पे लिखा है कि किसी भी संख्या को शून्य से गुणा करने पर। अब देखो इसमें को और से ध्यान देने की जरूरत नहीं है, हम भाग के लिए ये चीज बताए हैं आपको। ठीक है ना, गुणा में तो चाहे आप 2 का 3 में गुणा कर दीजिए या फिर 3 में 2 का गुणा कर दीजिए, आएगा तो 6 ही, है ना। तो गुणा में किसी भी नंबर को किसी के साथ गुणा कर सकते हो। ठीक है ना, लेकिन भाग में ऐसा नहीं करना। ठीक है ना, तो ये जो को और से है ये गुणा के लिए है, तो इसमें ध्यान आप ना दीजिए। भाग में जब हम यहाँ पे समझेंगे तब आपको ध्यान देना होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या लिखा था कि किसी भी संख्या को शून्य से गुणा करने पर गुणनफल सदैव यानी हमेशा शून्य ही प्राप्त होता है। मतलब जब हम किसी भी नंबर को, है ना, जितने हमारे नंबर होते हैं आप जानते हैं वास्तविक संख्या, देखो अगले वीडियो में हम संख्याओं के बारे में ही जानेंगे। ठीक है ना, तो जो वास्तविक संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये सारे संख्याएं होते हैं। तो किसी भी संख्या के साथ आप जब 0 का गुणा करेंगे, ठीक है, तो हमें गुणनफल शून्य ही प्राप्त होगा। ये चीज लिखा है यहाँ पे। ठीक है ना, जैसे एग्जाम्पल से आप समझिएगा यहाँ पे। जैसे देखो अगर हम -4 को शून्य से गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, शून्य ही प्राप्त होगा। ठीक है ना, आप चाहे जितने बड़े नंबर को शून्य से गुणा कर दीजिए, ठीक है, आपको शून्य ही प्राप्त होगा। यही लिखा है किसी भी संख्या को। ठीक है ना, जैसे देखो और दूसरा नंबर देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हम इस नंबर को अगर शून्य से गुणा करेंगे तो हमें शून्य ही प्राप्त होगा। ठीक है ना, अगर हम बटे वाले नंबर को भी शून्य से गुणा करते हैं तो हमें शून्य ही प्राप्त होगा। ठीक है, अगर हम देखो अपरिमेय संख्या जो रूट में नंबर होते हैं, ठीक है, उसको अगर हम शून्य से गुणा करेंगे तब भी हमको शून्य ही प्राप्त होगा। ठीक है ना, दशमलव वाले नंबर अगर है मान लीजिए इस तरह से, ठीक है, तो अगर हम उसको भी शून्य से गुणा करेंगे तो हमें शून्य ही प्राप्त होगा। ठीक है ना, यहाँ तक कि अगर हम शून्य को शून्य से गुणा करेंगे तो फिर भी हमें शून्य ही प्राप्त होगा। तो अब आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि हम किसी भी संख्या को शून्य से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, गुणनफल शून्य ही प्राप्त होगा। अब ये याद रखना, आप शून्य को भी किसी भी संख्या से अगर गुणा करते हो ना तो हमको क्या मिलेगा, शून्य ही प्राप्त होगा। ठीक है, अभी हमने बताया था आपको कि गुणा में चाहे किसी भी नंबर को किसी से गुणा कर दो। जैसे 2 नंबर का गुणा करते हो तो या तो इस नंबर को इससे गुणा कर दो या फिर इस नंबर को इससे गुणा कर दो, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, ऐसे ही यहाँ पे है शून्य के साथ। आप शून्य में चाहे तो किसी नंबर से गुणा कर दीजिए तब भी शून्य मिलेगा, या फिर किसी नंबर में शून्य का गुणा कर दीजिए तब भी आपको शून्य ही प्राप्त होगा, है ना। किसी भी नंबर में आप शून्य का गुणा कर लीजिए, आपको शून्य ही प्राप्त होगा। ठीक है ना, तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। अब हम समझते हैं अपने दूसरे हेडिंग को कि इसमें क्या लिखा। तो हमारा दूसरा हेडिंग में लिखा है कि शून्य को, अब ध्यान देना किसके साथ क्या लगा, क्योंकि ये भाग के बारे में है। तो यहाँ पे शून्य के साथ क्या लगा है, को। ठीक है, शून्य को
किसी भी संख्या से, संख्या के साथ क्या लगा है, कोई भी संख्या यहाँ पे आ सकता है, ठीक है ना, जितने भी संख्या होते हैं, तो शून्य को किसी भी संख्या से भाग देने पर भागफल सदैव शून्य ही प्राप्त होता है। देखो शून्य के साथ क्या लगा है, को लगा है, क्या लगा है, को लगा है, ठीक है, और जिसके साथ को लगा होता है वो हमारा क्या होता है, भाज्य होता है ना। और जैसे अगर हम देखें अंश और हर के रूप में कोई भी भिन्न अगर है तो ऊपर वाला नंबर मतलब अंश हमारा भाज्य होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, और नीचे वाला नंबर क्या होता है, भाजक होता है। ये चीज हमने बताया था कि नहीं, देखो तो यहाँ पे शून्य के साथ को लगा है, मतलब यहाँ पे शून्य हमेशा भाज्य होगा, है ना, क्योंकि जिसके साथ को लगा होता है वो भाज्य होता है ना, तो यहाँ पे शून्य हमेशा भाज्य होगा इस हेडिंग के अनुसार, है ना। तो शून्य को जब हम किसी भी नंबर से भाग करेंगे, है ना, क्योंकि संख्या के साथ क्या लगा है, किसी भी संख्या के साथ से लगा है, और से क्या होता है, भाजक होता है, तो हम जब शून्य को किसी भी नंबर से भाग करेंगे तो हमें जो भागफल मिलेगा, है ना, वो हमेशा क्या प्राप्त होगा, शून्य ही प्राप्त होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए इस तरह से लिखा है 0/9 लिखा है, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, 0। 0/9 हमने क्यों लिखा, इस 0 को नीचे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे देखो शून्य के साथ को लगा है, और जिसके साथ को लगा होता है वो भाज्य होता है, और भिन्न के रूप में अगर कोई नंबर लिखा है तो ऊपर वाला नंबर भाज्य होता है, तो शून्य के साथ को लगा है और ये भाज्य है तो ऊपर ही लिखना है, ठीक है, इसको नीचे नहीं लिख सकते, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो जब हम इस तरह से कोई भी सवाल रहेगा उसको जब हम भाग करेंगे तो हमें शून्य ही प्राप्त होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए ऊपर 0 है और नीचे चाहे जितने भी बड़ा नंबर हो, ठीक है, उसको हम जब भाग करेंगे तो 0 ही प्राप्त होगा, ठीक है। किसी भी नंबर को आप ऐसे करेंगे, जैसे मान लीजिए कुछ इस तरह से क्वेश्चन लिखा है तो इसका भी आंसर 0 होगा, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि इधर वाला नंबर भाज्य होता है और इधर वाला नंबर हमारा क्या होता है, भाजक। तो जब हमारा भाज्य शून्य है तो उसको हम चाहे किसी भी नंबर से भाग कर लें, हमें हमेशा शून्य ही प्राप्त होगा, है ना, इस चीज को आप याद रखिएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब हम देखते हैं यहाँ पे तीसरे हेडिंग को। यहाँ पे लिखा है किसी भी संख्या को शून्य से भाग देना या करना परिभाषित नहीं है। क्या बोला है यहाँ पे, कोई भी संख्या है, किसी भी संख्या को, अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, अब इस बार किसी भी संख्या के साथ क्या लगा है, को लगा है। यहाँ पे क्या था, किसी भी संख्या के साथ से लगा था, ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे किसी भी संख्या के साथ क्या लगा था, से लगा था। यहाँ पे देखो किसी भी संख्या के साथ क्या लगा है, को लगा है, ये आप देख रहे हैं ना। तो यहाँ पे तो कोई भी संख्या जो हम लेते वो हमारा क्या था, भाजक था, क्योंकि जिसके साथ से लगा रहता है वो भाजक होता है। लेकिन यहाँ पे कोई भी संख्या हम लेंगे उसके साथ को लग जाएगा और वो हमारा क्या हो जाएगा, भाज, ठीक है। अब आगे समझते हैं को शून्य से। अब देखो यहाँ पे शून्य के साथ से लगा है, शून्य के साथ क्या लगा है, से। यहाँ पे क्या था, शून्य के साथ क्या लगा था, को, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब शून्य जो है वो भाजक हो गया, ठीक है। यहाँ पे आगे लिखा है से भाग देना या करना परिभाषित नहीं है, मतलब देखो यहाँ पे शून्य के साथ से लगा है, से मतलब भाजक हो गया, और भाजक को हम भिन्न के रूप में जब लिखेंगे तो नीचे होता है, ठीक है ना। तो नीचे शून्य लिखना परिभाषित नहीं है, इसका मतलब ये है, ठीक। जैसे मान लीजिए हम कुछ एग्जाम्पल द्वारा समझें इस बात को, तो ये उदाहरण देखिएगा, ये हेडिंग नंबर 3 का उदाहरण है। तो देखो कहने का मतलब ये है किसी भी संख्या के साथ को लगा है, मतलब हम कोई भी संख्या अगर लेते हैं तो उसको ऊपर रखेंगे। यहाँ पे किसी भी संख्या को, किसी भी संख्या के साथ को लगा था, अगर हम कोई भी संख्या यहाँ पे लेते हैं ना तो वो अंश में ही जाता, क्योंकि इसके साथ को लगा है, और जिसके साथ को लगा होता है वो भाज्य होता है, और भाज्य को जब हम भिन्न के रूप में लिखेंगे तो ऊपर जाता है, ठीक है, इसलिए ऊपर रहेगा। फिर आगे शून्य से क्या करेंगे, शून्य से देखो यहाँ पे हम शून्य से लगा था ना, तो से जिसके साथ लगा होता है वो भाजक होता है, और भाजक नीचे वाला नंबर मतलब हर होता है, इसलिए इसको नीचे लिखा। तो ऐसा करना परिभाषित नहीं है, नीचे हम शून्य नहीं लिख सकते, ठीक है, ये नॉट डिफाइन है, ठीक है ना। इसको आप क्या करेंगे, इसका आंसर क्या आएगा, अनंत। इसको आप बोल सकते हैं परिभाषित नहीं है, ठीक है, परिभाषित नहीं है, ठीक है ना, परिभाषित नहीं, ठीक। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। आप यहाँ पे कोई भी नंबर ले सकते हैं ऊपर, लेकिन जब हम उसको 0 से भाग करेंगे ना तो वो परिभाषित नहीं है, ठीक। यहाँ पे मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन पूछता है ना, कि 5000 को शून्य से भाग करेंगे तो क्या आएगा आंसर,
तो आप बोल देना परिभाषित नहीं है, पर आप कब बोल पाएंगे? आप ध्यान से सुना करिए सवाल को। जब कोई आपसे पूछे, हमने बोला कि 5000 को शून्य से भाग करिए, तो ध्यान से क्या सुनना है? आप जब सुनोगे तो ये ध्यान देना कि वो किसके साथ को लगा रहा है, किसके साथ से लगा रहा है। तो हमने बोला 5000 को, कोई भी संख्या हो, 5000 को शून्य से भाग करिए। क्या बोला? 5000 को शून्य से भाग करिए। तो 5000 के साथ हम को बोल रहे हैं और शून्य के साथ से बोल रहे हैं, मतलब से जिसके साथ भी आया हो भाजक। और आपके ध्यान में चलना चाहिए कि भाजक कहाँ होता है? नीचे, मतलब हर में। और हर अगर 0 हो गया तो वो परिभाषित नहीं, तो इसका आंसर देना परिभाषित नहीं है। ठीक है ना। अब हम आगे देखते हैं चौथे नंबर में क्या लिखा है कि शून्य का कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। व्युत्क्रम मतलब उल्टा। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास कोई नंबर लिखा है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी नंबर है, ठीक, तो इसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा। ठीक है, तो मतलब नीचे वाला ऊपर चला जाना और ऊपर वाला नीचे आ जाना, यही व्युत्क्रम कहलाता है किसी भी संख्या के लिए। ठीक है, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 4/3। ठीक है, ये बराबर हम यहाँ नहीं लगा सकते, इसको हम लिख सकते हैं 3/4 का व्युत्क्रम। ठीक है, 3/4 का व्युत्क्रम क्या होगा? 4/3। ठीक, तो ये चीज तो आप समझ पाए हैं कि 3/4 का व्युत्क्रम 4/3। ऐसे हम किसी भी नंबर का लिख सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे शून्य का कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ये समझना। देखिएगा यहाँ पे, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। हमने अपने पिछले वीडियो में एक बात की चर्चा किया था कि हम किसी भी पूर्णांक के नीचे या किसी भी संख्या के नीचे एक लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम जब एक से किसी नंबर को भाग करेंगे ना, तो भागफल में कोई फर्क नहीं पड़ता या उस नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता जिसमें हम एक से भाग कर रहे हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्यों बताया फिर से? वैसे तो अभी एक की भूमिका जब पढ़ेंगे तो इस बात को हम नोट भी करेंगे, जैसे ये सारी चीजें लिखा है। ठीक है ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है, हमेशा याद रखने वाली बातें होता है। ठीक है ना। तो देखो, तो यहाँ पे क्या लिखा था? शून्य का कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। तो देखो क्यों नहीं होता है, इस चीज को समझना। जैसे मान लीजिए हमने ये शून्य लिखा, तो हम जानते हैं, अभी हमने बताया कि किसी भी नंबर के नीचे एक लिखा होता है। ठीक है, तो मान लीजिए शून्य के नीचे एक लिखा है। ठीक है ना, देखो ये शून्य ही लिखा है। ठीक है ना, इसको शून्य का व्युत्क्रम नहीं समझिएगा। ठीक है, देखो आपको समझाने के लिए कि हम इसको कैसे पलटाएंगे, इसका व्युत्क्रम कैसे निकालेंगे, तो आप समझ पाइए कि शून्य का व्युत्क्रम क्यों नहीं होता, इसलिए यहाँ पे हमने एक लिखा। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे जब हम इसका व्युत्क्रम निकालने जाएंगे, क्या करेंगे? जब हम इसका व्युत्क्रम निकालने जाएंगे तो आप जानते हैं व्युत्क्रम में क्या करते हैं, नीचे वाला नंबर ऊपर ले जाते हैं और ऊपर वाला नंबर नीचे ले जाते हैं। तो ऐसे ही इसको करेंगे, है ना। नीचे वाला नंबर ऊपर ले जाएंगे, ऊपर वाला नंबर नीचे ले जाएंगे, है ना। तो आप कहेंगे ये हो तो गया शून्य का व्युत्क्रम, यही बोलेंगे ना। लेकिन देखो इससे पहले जो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? तीसरे हेडिंग में हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी संख्या को शून्य से भाग देना परिभाषित नहीं है। मतलब इसका क्या था कि हम किसी भी नंबर के नीचे 0 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि जब हम किसी भी नंबर के नीचे 0 लिख देते हैं तो वो अपरिभाषित हो जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो 0 का व्युत्क्रम आपको लग रहा है ना, तो ये इसका व्युत्क्रम नहीं है, क्योंकि ये जो यहाँ पे लिखा है ये अपरिभाषित है। क्यों अपरिभाषित है? क्योंकि इसके नीचे 0 है। ठीक है ना। तो किसी भी नंबर के नीचे अगर 0 होता है तो वो अपरिभाषित हो जाता है ना। तो इसीलिए शून्य का व्युत्क्रम नहीं होता है। तो याद रखिएगा कि शून्य का कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कारण भी लिखा है, क्योंकि शून्य का व्युत्क्रम परिभाषित नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जो व्युत्क्रम निकला तो ये परिभाषित नहीं है। ठीक है ना। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, ये सारी चीजें याद रखने योग्य बातें हैं। ठीक है ना, हमेशा याद रखिएगा, ये आपके मन में तुरंत कोई आपसे पूछता है तो बन जाना चाहिए। ठीक है ना, ये मन में चलता रहना चाहिए ये चीज हमेशा। ठीक है ना। आगे देखो, अब हम समझते हैं अपने 5वें नंबर को, जिसमें लिखा है जब किसी भी परिमेय संख्या में शून्य जोड़ा जाता है तो योगफल फिर से वही परिमेय संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? किसी भी परिमेय संख्या, मतलब यहाँ पे परिमेय संख्या की बात नहीं है, आप कोई भी संख्या ले लीजिए, जब हम उसमें शून्य जोड़ेंगे तो हमें वही संख्या मिलेगा जिसमें हम शून्य को जोड़ रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे परिमेय संख्या की बात नहीं है, जैसा कि हमने बोला भी अभी, हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, है ना। तो उसमें जब हम शून्य को ऐड करेंगे तो हमें फिर से वही संख्या प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जिसमें हम शून्य को ऐड कर रहे हैं। देखो यहाँ पे हम -4 में शून्य को जोड़ा, है ना। हमने क्या किया? -4 में शून्य को जोड़ा तो हमें फिर से -4 प्राप्त हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर हम यहाँ पे, ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना, आगे हम सभी संख्याओं के बारे में समझेंगे तो आप वहाँ पे देख लीजिएगा। अभी आप केवल समझिए ये अपरिमेय संख्या है, इसमें भी अगर हम शून्य को जोड़ेंगे तो हमें फिर से यही अपरिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगा। मतलब हम किसी भी नंबर में शून्य को जोड़ते हैं तो हमें फिर से वही नंबर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अगला देखते हैं
छठवां नंबर में लिखा है कि शून्य में किसी भी धनात्मक संख्या को, इन चीज़ों को ध्यान रखना यहाँ पे, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, इसको हम इरेज करते हैं। इसका एग्जाम्पल सही समझेंगे छठवें नंबर को तो अच्छे से समझना है, इसको ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि शून्य में किसी भी धनात्मक संख्या को घटाने पर उत्तरफल, मतलब उत्तर जो मिलेगा, हमेशा ऋणात्मक संख्या ही प्राप्त होता है। क्या बोला है कि शून्य में किसी भी धनात्मक संख्या को घटाने पर, शून्य में क्या करेंगे, किसी भी धनात्मक संख्या, धनात्मक की बात किया है यहाँ पे, है ना। शून्य में हम किसी भी धनात्मक संख्या को जब घटाएंगे तो हमें जो आंसर प्राप्त होगा वो ऋणात्मक प्राप्त होगा। ठीक है ना, धनात्मक घटाएंगे मिलेगा क्या, ऋणात्मक संख्या। ठीक है, जैसे देखो, जैसे मान लो ये लिखा है शून्य, अब इसमें हम एक धनात्मक संख्या घटाएंगे इसलिए माइनस का चिन्ह लगाया। अब हम कौन सा धनात्मक संख्या घटा दें, कोई सा भी धनात्मक संख्या, जैसे मान लो इसमें हम 5 घटाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हमें -5 प्राप्त होगा। ठीक है ना, यही लिखा है कि शून्य में किसी भी धनात्मक संख्या को घटाने पर, हमने शून्य में धनात्मक संख्या 5 को यहाँ पे घटाया। ठीक है, तो जो उत्तर आया ना, हमेशा ऋणात्मक संख्या ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पे ये हमेशा ऋण में ही प्राप्त होगा। ठीक, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। आप परिमेय संख्या को भी घटा सकते हैं, वैसे तो 5 भी एक परिमेय संख्या ही है ना। तो देखो, शून्य में जब हम कोई बटे वाला नंबर घटाएंगे, वो भी धनात्मक में रहे तो हम जब इसको घटाएंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, आप कहेंगे -3/4। ठीक है ना, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, तो 7वें नंबर में लिखा है कि शून्य में किसी भी ऋणात्मक संख्या को घटाने पर उत्तर या उत्तरफल हमेशा धनात्मक संख्या ही प्राप्त होता है। क्या लिखा है यहाँ पे कि शून्य में किसी भी ऋणात्मक संख्या को घटाने पर, अब यहाँ पे ऋणात्मक संख्या घटाना है हमको, यहाँ पे क्या था, धनात्मक संख्या घटा रहे थे। ठीक है, 6 नंबर में। 7वें नंबर में हम क्या करेंगे कि किसी भी ऋणात्मक संख्या को घटाएंगे, किसमें, शून्य में। ठीक है, तो हमें धनात्मक में आंसर प्राप्त होगा। तो कैसे, यहाँ देखिएगा, यहाँ पे बोला है 7वें नंबर में कि हम शून्य में किसी भी ऋणात्मक संख्या को घटाएंगे। अभी तो ये घटाने के लिए है, अब हम ऋणात्मक संख्या यहाँ पे ले लिए। ठीक है, देखो शून्य में हम क्या कर रहे हैं, ऋणात्मक संख्या लेके घटा रहे हैं, जैसा कि इसने कहा था कि शून्य में किसी भी ऋणात्मक संख्या को घटाने पर, है ना। तो देखते हैं उत्तर क्या मिलेगा। तो देखो, ये शून्य है तो शून्य पहले हम कोष्टक हटाएंगे। ठीक है, तो माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 3 बन जाएगा। और अभी आपने सीखा कि शून्य में हम किसी भी नंबर को जोड़ें या फिर किसी नंबर में शून्य को जोड़ें तो हमें वही संख्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पे फिर से 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो 3 आया ये प्लस में है। ठीक है, वही लिखा था यहाँ पे कि किसी भी ऋणात्मक संख्या को अगर हम शून्य में घटाते हैं तो हमें जो आंसर प्राप्त होगा, जो उत्तर फल प्राप्त होगा, वो धनात्मक संख्या ही प्राप्त होगा। ठीक है, आप और कोई नंबर ले लीजिए। यहाँ पे देखिए, शून्य में हमको घटाना है तो हम क्या करते हैं, बटे वाला नंबर ले लेते हैं। जैसे हमने लिया -4/5, हम शून्य में क्या कर रहे हैं, इस ऋणात्मक संख्या को घटा रहे हैं, है ना। इससे क्या होगा, हमको ये जो नंबर है ये धन में मिलेगा। ठीक है ना, तो देखो मतलब धनात्मक मिलेगा। तो ये 0, अब हम माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो ये कोष्टक हट जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 4/5। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे शून्य में 4/5 को जोड़ रहे हैं। तो आपको पता है कि शून्य में हम किसी भी नंबर को जोड़ेंगे हमें वही संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं 8वें नंबर को। यहाँ पे लिखा है किसी वास्तविक संख्या में, वास्तविक संख्या मतलब यहाँ पे क्या है, परिमेय और अपरिमेय मिल करके ये वास्तविक संख्या बनाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे वास्तविक की ही बात नहीं है, कोई भी संख्या हो, है ना, यदि हम उसमें शून्य को जोड़ते हैं, कोई भी संख्या लेके यदि हम उसमें शून्य को जोड़ते हैं तो अगर हमें फिर से वही संख्या प्राप्त हो गया तो ये जो शून्य है ना, उस संख्या के लिए ये योज्य तत्समक कहलाता है। यही चीज इसमें लिखा है कि किसी वास्तविक संख्या में शून्य को जोड़ने से यदि पुनः हमें वही वास्तविक संख्या प्राप्त हो जाता है तो शून्य उस वास्तविक संख्या के लिए योज्य तत्समक कहलाता है। ठीक है ना, यही चीज यहाँ पे लिखा है। देखो यहाँ पे आगे हमने लिख भी दिया है कि यहाँ पे वास्तविक संख्या की ही बात नहीं हो रहा है, जितने भी संख्या होते हैं उन सब के लिए ये, है ना, परिभाषित है। यहाँ पे लिखा है कि शून्य सभी संख्याओं के लिए योज्य तत्समक है। शून्य जो है सभी संख्याओं के लिए योज्य तत्समक है। हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक बार हम फिर इन सबको पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो इन हेडिंग्स को एक बार हम फिर पढ़ देते हैं कि क्या क्या लिखा है। पहला में हमारा लिखा है कि किसी भी संख्या को जब हम शून्य से गुणा करेंगे तो हमें गुणनफल सदैव शून्य ही प्राप्त होगा, है ना। चाहे जितना बड़ा नंबर हो, अगर आप उसको शून्य से गुणा कर रहे हैं तो उसका आंसर हमेशा शून्य ही प्राप्त होगा। इसका एक एग्जाम्पल देखिएगा कि जैसे हमने यहाँ पे ये इतना लंबा सवाल लिया और इसमें क्या है कि ये जो है लगातार गुणा में है। ठीक है, और यहाँ पे 0 आ गया
तो याद रखिए जब लगातार गुणा में हो कोई नंबर और बीच में कहीं भी जीरो आ जाए, किनारे आ जाए, बीच में आ जाए, है ना, तो उसका गुणनफल हमेशा शून्य ही प्राप्त होगा। ठीक है ना। और याद रहे ये लगातार गुणा हो रहा हो तब, ठीक है, बीच में अगर प्लस माइनस होता है तो उसके लिए ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक है ना, उसको फिर हल करना पड़ेगा। ठीक, अब हम देखते हैं दूसरे नंबर में क्या लिखा है कि शून्य को किसी भी संख्या से भाग देने पर भागफल सदैव शून्य ही प्राप्त होगा। अगर हम जीरो को, मतलब अंश में अगर जीरो रख के नीचे हर में शून्य के अलावा कोई भी संख्या से अगर हम इसको भाग देते हैं तो हमें भागफल सदैव शून्य ही प्राप्त होगा। ये चीज यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अगला हमारा क्या है, तीसरा नंबर, किसी भी संख्या को शून्य से भाग देना परिभाषित नहीं है। मतलब ये है कि इस बार हम अगर अंश में कोई नंबर रखते हैं, है ना, जीरो को भी मान लो रखते हैं, पर नीचे भी जीरो अगर रखते हैं या कहें कि भाग करते हैं जीरो से, तो भागफल जो है परिभाषित नहीं है। ठीक है, नॉट डिफाइन है। क्या बोला हमने, अगर ऊपर अंश में कोई भी नंबर रखते हैं और हर में हम जीरो अगर लिखते हैं, है ना, और इस तरह से लिखना, इसका मतलब ये है कि हम किसी भी संख्या को जीरो से भाग कर रहे हैं, ये है ना। तो अगर हम किसी नंबर को जीरो से भाग करेंगे तो उसका जो भागफल होगा वो परिभाषित नहीं होगा। ठीक है, अगला देखो क्या है, चौथा नंबर, शून्य का कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। ठीक है, व्युत्क्रम मतलब आप समझते हैं उसको पलटा देना। ठीक है ना, तो क्यों नहीं होता है, क्योंकि शून्य का व्युत्क्रम परिभाषित नहीं है ना, शून्य का व्युत्क्रम परिभाषित नहीं है। और परिभाषित इसीलिए नहीं है क्योंकि जब हम जीरो को पलटेंगे ना, देखो हर एक नंबर के नीचे एक होता है, और जब हम जीरो को पलटेंगे और जीरो के नीचे भी एक है ना, तो एक ऊपर चला जाएगा और जो जीरो है वो नीचे आ जाएगा, और नीचे मतलब हर में जीरो होना परिभाषित नहीं है, इसलिए शून्य का व्युत्क्रम नहीं होता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। पांचवा नंबर है, जब किसी भी परिमेय संख्या में शून्य जोड़ा जाता है तो योगफल फिर से वही परिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ पे परिमेय संख्या के लिए नहीं है, किसी भी संख्या के लिए है ना। कोई भी संख्या अगर आप उसमें जीरो ऐड करते हैं तो आपको फिर से आप वही संख्या प्राप्त करेंगे। ठीक है ना, तो ये चीज याद रखिएगा। छठवां नंबर क्या लिखा है, छठवां नंबर में ये लिखा है कि हमारे पास अगर शून्य है, ठीक है, और उसमें हम कोई धनात्मक संख्या घटा रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो आंसर आएगा हमेशा ऋणात्मक में आएगा। ठीक है ना, क्या बोला हमने, ये छठवें नंबर में क्या लिखा है कि अगर शून्य है उसमें आप अगर धनात्मक संख्या घटा रहे हो तो आपको उत्तर हमेशा ऋणात्मक में ही प्राप्त होगा। ठीक है, ये चीज लिखा है। सातवें नंबर में क्या लिखा है कि अगर शून्य है और उसमें आप ऋणात्मक संख्या घटा रहे हो तो आपको आंसर हमेशा धनात्मक में मिलेगा। मतलब शून्य में धनात्मक संख्या घटाने से ऋणात्मक संख्या प्राप्त होता है और शून्य में ऋणात्मक संख्या घटाने से आपको धनात्मक संख्या प्राप्त होता है। ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे 8वें नंबर में क्या लिखा है, किसी भी वास्तविक संख्या में शून्य को जोड़ने से यदि पुनः हमें वही वास्तविक संख्या प्राप्त हो जाता है तो शून्य उस वास्तविक संख्या के लिए योज्य तत्समक कहलाता है। ठीक है ना, और ये केवल वास्तविक संख्या के लिए नहीं है, ये शून्य सभी संख्याओं के लिए योज्य तत्समक है। ठीक है ना, मतलब क्या लिखा है 8वें नंबर में कि अगर हम किसी नंबर में, है ना, शून्य को जोड़ते हैं तो उसके मान में अगर कोई परिवर्तन नहीं होता है तो शून्य उस नंबर के लिए योज्य तत्समक कहलाएगा।